मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में धारा 41 में दिए गए सिद्धांत पर चर्चा कर रहा हूँ। धारा 5 में दिए गए सामान्य सिद्धांत कि संपत्ति का अंतरण संपत्ति का वास्तविक स्वामी अथवा वास्तविक स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही अंतरण कर सकता है के नियम का दूसरा अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 में वर्णित है। धारा 35 में दिए गए पहले अपवाद का हम अध्ययन कर चुके हैं। धारा 41 में जो सिद्धांत है उसे दृश्यमान या दिखावती स्वामी द्वारा अंतरण अथवा ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर कहा जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 में जो प्रावधान दिया गया है उसके संगत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 में भी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल या विबंध का सिद्धांत है और इसी के समकक्ष बेनामी समव्यवहार अवरोध अधिनियम 1988 में भी इसके समकक्ष प्रावधान दिए हुए हैं। यह जो धारा 41 है यह प्राकृतिक नियम नेचुरल जस्टिस के प्रावधान पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर प्रोजेक्ट करता है, पेश करता है और इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ व्यक्ति यदि उसके बिहाफ पर कोई कार्य कर लेता है तो फिर वास्तविक स्वामी को अपने पूर्व में किए गए कथन कार्य आदि से मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ धारा 41 के सिद्धांत को फैलाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। फैलाव का सिद्धांत के अंतर्गत आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता। यह विधि का एक सामान्य नियम है, लेकिन धारा 41 इस सामान्य नियम को थोड़ा सा विस्तार देती है और यह प्रावधान करती है कि अगर दिखावटी या बनावटी स्वामी संपत्ति का अंतरण कर देता है तो जो व्यक्ति प्रतिफल देकर उस संपत्ति को सद्भावपूर्ण तरीके से क्रय कर रहा है वह उस संपत्ति का पूर्ण स्वामी माना जाएगा। बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम जहां किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के नाम संपत्ति के क्रय करने से रोकता है, वहीं धारा 41 इस प्रावधान के उल्लंघन में
किए गए समव्यवहार को एक तरह से मान्यता देकर वास्तविक स्वामी को उस संपत्ति को वापस प्राप्त करने से रोकती है। यदि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात करें तो आर राजगोपाल रेड्डी बनाम पी चंद्रशेखरन का वाद है, जो 1996 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था। और इस निर्णय में 1988 के अधिनियम पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित किए थे, जिसमें बेनामी समव्यवहार अधिनियम के भविष्यलक्षी होने की बात उच्चतम न्यायालय ने कही थी और अधिनियम की प्रकृति को निषेधात्मक प्रकृति बताया था, और साथ ही साथ बेनामी समव्यवहार को दंडनीय घोषित करने की बात उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की थी। और साथ ही साथ यह भी तय किया था कि वास्तविक स्वामी धारा 41 का तर्क जो है वो नहीं ले सकता। इसके साथ ही हिंदू अविभाजित परिवार और न्यासी को बेनामी समव्यवहार से अलग रखने का तथ्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया था। अब यदि हम धारा 41 का अवलोकन करते हैं तो इसके आवश्यक तत्व या शर्तें जो प्रकट होती हैं उनमें पहली है कि अंतरणकर्ता दृश्यमान स्वामी होना चाहिए, अर्थात स्वामी के सभी गुण जब एक व्यक्ति में होते हैं तो उसे हम दृश्यमान स्वामी कहते हैं। स्वामित्व के गुणों से अर्थ यहाँ पर है कि वह व्यक्ति दस्तावेजों में स्वामी के रूप में उसका नाम दर्ज हो, उसका उस संपत्ति पर कब्जा हो, उस संपत्ति को यदि किराए आदि पर दी हुआ है तो किराएदार से सारा समव्यवहार वह व्यक्ति कर रहा हो, जैसे किराया लेना, रसीद देना आदि। तो ऐसा व्यक्ति दृश्यमान स्वामी कहलाता है। अब यहाँ ये बात आती है कि फिर वास्तविक स्वामी कौन होगा? तो वास्तविक स्वामी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो उस संपत्ति के अंतरण का प्रतिफल चुकाता है, मूल्य चुकाता है। तो जब एक व्यक्ति अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति के नाम से संपत्ति का क्रय करता है, जैसे पत्नी, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, बहन, भाई आदि, तो जो व्यक्ति वह समव्यवहार को कंट्रोल कर रहा है, मूल्य चुका रहा है, वह तो वास्तविक स्वामी कहलाता है। और जिस व्यक्ति के नाम से वह संपत्ति क्रय की जाती है, अंतरण विलेखों में जिस व्यक्ति का नाम स्वामी के रूप में दर्ज होता है वह दिखावटी स्वामी कहलाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा आवश्यक तत्व है वास्तविक स्वामी की सहमति दृश्यमान स्वामी के रूप में होनी चाहिए। अब यह सहमति दो तरह से हो सकती है।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन वास्तविक स्वामी का सक्षम होना अर्थात वयस्क और स्वच्छित और विधि द्वारा योग्य होना अनिवार्य है। साथ ही साथ उस वास्तविक स्वामी के पहले के अंतरण में स्वतंत्र सहमति होना भी अनिवार्य है। अगर सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र सहमति से किसी अन्य के नाम संपत्ति खरीदी गई है तो वह समव्यवहार बेनामी समव्यवहार कहलाता है और विलेख में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति दृश्यमान स्वामी कहलाता है। अब इसका तीसरा आवश्यक तत्व है कि अंतरण जो है वो प्रतिफल सहित होना चाहिए, अर्थात दृश्यमान स्वामी जब संपत्ति का अंतरण कर रहा है तो वह समव्यवहार अंतरण की कोटि में आना चाहिए। अंतरण की कोटि में आने वाले समव्यवहार हम पूर्व में बात कर चुके हैं धारा 5 और धारा 6 में कि कौन कौन से समव्यवहार हैं जो अंतरण की कोटि में नहीं आते, विभाजन आदि। और दूसरा कि दृश्यमान स्वामी जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है वह विक्रय विनिमय सदृश होना चाहिए, अर्थात दान समव्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर दान समव्यवहार किया गया है अर्थात दृश्यमान स्वामी ने उस संपत्ति का बिना प्रतिफल के अंतरण किया है तो वास्तविक स्वामी उस अंतरण को शून्य घोषित करवाकर संपत्ति वापस प्राप्त कर सकता है। चौथे और अनिवार्य शर्त यह है कि अंतरिति का सद्भावपूर्ण एवं युक्तियुक्त सावधानी बरतना अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण शर्त है कि जो अंतरिति है उसका बोनाफाइडली या गुड फेथ में कार्य करना अनिवार्य है, अर्थात कि अंतरिति का दृश्यमान स्वामी और वास्तविक स्वामी जैसा भेद अंतरण होने से पूर्व ज्ञात होना नहीं चाहिए। अगर अंतरिति ये जानता है कि यह जिस व्यक्ति से समव्यवहार कर रहा है वह वास्तविक स्वामी नहीं है, दृश्यमान स्वामी है, तो फिर उसको धारा 41 का फायदा नहीं मिल सकता। और दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त यह है कि युक्तियुक्त सावधानी भी अंतरिति द्वारा बरती जाए। युक्तियुक्त सावधानी से जांच करना अर्थात कि वह संपत्ति पर जाए, वहाँ जो कब्जाधीन व्यक्ति है उनसे पूछताछ करे, आस पड़ोस के व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करे और सभी व्यक्ति यदि ये कहते हैं कि दृश्यमान स्वामी को ही उन्होंने स्वामी के रूप में देखा है, जाना है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने युक्तियुक्त सावधानी बरती है। तो अंतरिति का सद्भावपूर्वक कार्य किया जाना और युक्तियुक्त सावधानी बरतना अनिवार्य है। अगर हम एक केस लो की बात करें तो जीत सिंह बनाम पलारा का एक केस है 2003 का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। उसमें ये तथ्य थे कि एक ऑक्शन में, एक नीलामी में एक भूमि खरीदी गई थी और उस डॉक्यूमेंट में लाल शाही से अंकित था कि यह संपत्ति 20 साल तक किसी भी अनुसूचित जाति के अलावा किसी भी व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी। अब इस विवाद में क्या हुआ कि उसने लाल शाही से जो अंकन था उसको देखा ही नहीं, तो ये तय किया कि चूंकि अगर वह दस्तावेज की सावधानी पूर्वक जांच करता तो उसे प्रतिबंध का पता पहले ही लग जाता, इसलिए इस वाद को खारिज किया गया।
इसी तरह यदि हम बात करें तो एक केस है मंजरी देवी बनाम उषा देवी का 2014 का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है, जिसमें 3 संयुक्त स्वामी थे और उन तीनों के मध्य कोई भी तरह का विभाजन, पार्टीशन नहीं हुआ था। अब चूंकि पार्टीशन नहीं हुआ, इसलिए तीनों ही व्यक्ति स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पर अंतरिति ने एक स्वामी से वह संपत्ति क्रय कर ली, तो यह माना गया कि उसने बिना युक्तियुक्त सावधानी के यह समव्यवहार किया है, इसलिए उसको धारा 41 का फायदा नहीं प्रदान किया गया। इसी तरह यदि हम बात करें कि दृश्यमान स्वामी से क्या अर्थ है, तो आपको एक केस देखना चाहिए मूलराज बनाम फजल इमाम का, जो 1923 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है। और इसमें तथ्य ये थे कि मुस्लिम पुत्र और पुत्री जो है उनको विरासत से संपत्ति प्राप्त होती है। पुत्री जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं चढ़वाती, केवल अपने भाई का ही नाम रहने देती है। 25 साल से उसका भाई उसकी संपत्ति पर काबिज रहता है। यहाँ पर उसका भाई जो है वो संपत्ति का अंतरण कर देता है। तो अंतरिति के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में जांच करना, संपत्ति का 25 साल से काबिज होना, ये तथ्य दर्शाते हैं कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है। तो यहाँ पर जो फायदा है वो अंतरिति को दिया गया। इसी तरह यदि हम बात करें तो धारा 41 का प्रावधान बिना एक विवाद का अध्ययन किए पूर्ण नहीं होता है। वह विवाद है रामकुमार कुंडू बनाम मैक्विन का 1872 का प्रिवी काउंसिल का डिसाइडेड केस है, जो इस मामले में लीडिंग केस समझा जाता है। 1872 का केस है, इसका अर्थ यह है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के पारित होने से पूर्व ही यह वाद प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णित कर दिया गया था। तो इसको भी आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए। और इसमें ही ये तय किया गया था कि धारा 41 जो है वो प्राकृतिक समन्याय के सिद्धांत पर आधारित है, और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी बने रहने की सुविधा देता है और तीसरा व्यक्ति उस दिखावटी स्वामी से प्रतिफल देकर विश्वास के साथ खरीद लेता है, तो फिर वास्तविक स्वामी जो है वह छिपे हुए स्वामित्व के आधार पर उस संपत्ति को वापस प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह रामकुमार कुंडू बनाम मैक्विन का विवाद के तथ्य और निर्णय आपको आवश्यक रूप से देखना चाहिए। तो ये आज हमारी कुल मिलाकर चर्चा हुई धारा 41 में बनावटी स्वामी, दिखावटी स्वामी के द्वारा संपत्ति का अंतरण किए जाने का प्रभाव क्या होता है, और बेनामी समयवार प्रतिषेध अधिनियम 1988 और फैलाव का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।